हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखो ये हमारा लॉजिकल का एक सीरीज चल रही थी, ठीक है, जिसमें हम स्टेटमेंट एंड अजम्पशन कर चुके हैं। मतलब कि इसके 3 पार्ट मैंने करवाए हैं आपको। मतलब 3 क्लासेस इससे पहले हो चुकी है। ये क्लास नंबर देख सकते हैं आप 4 है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये क्लासेस अटेंड नहीं करी अभी तक तो पहले स्टार्टिंग से देखिए, जब जाके इस क्लास में थे कि तभी आपके समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल अब हाई होता जा रहा है। देखो जो पहला पार्ट था उसमें मैंने 10 क्वेश्चन करवाए, वो हमारे इजी थे। फिर हमने 10 क्वेश्चन और लिए, वो थोड़े से इससे मतलब कि लेवल एक अप था। और जो देखो लास्ट क्लास मैंने करवाई थी उसके अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे। जो उसका लेवल है ना, उसका लेवल काफ़ी हाई था। देखो आज क्या है, आज इस सेशन में खास है, देखो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे किसके, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के। ये पार्ट नंबर 1 है। तो आज भी मेरे पास 10 क्वेश्चन है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा फिर उसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो चलो चलते हैं। देखो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में क्या है खास देखते हैं। देखो आपको ये पता है क्लासेस चल रही हैं कुछ, जैसे कि ये पजल की चल रही है, इसको अटेंड कर सकते हैं, प्री के लिए है ये। और सेकंड देखो ये क्लास ये है आपकी, ये वाली कोडिंग डिकोडिंग, ये मेंस की, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी क्लासेस हो गई हैं इसकी। एक है मशीन इनपुट आउटपुट, ये भी मेंस का टॉपिक है, इसकी भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ये देखो ये है हमारा टॉपिक आज का, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, पार्ट नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं, जब भी लास्ट क्लासेस करवाई थी, 3 क्लासेस करवाई थी ना मैंने इसकी। तो देखो स्टेटमेंट और अजम्पशन में कैसे आपको, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट से अजम्पशन निकालना होता है। देखो इसके अंदर कोई ज़्यादा खास पॉइंट नहीं है, मैं बताता हूँ, एक पॉइंट याद रखोगे सारे हो जाएंगे। देखो पहले एक स्टेटमेंट दिया होगा, फिर वो पूछेगा इसमें अजम्पशन क्या है। देखो अजम्पशन क्या होती है, देखो मान लो स्टेटमेंट है, किसी ने व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट बोल दिया, कोई भी व्यक्ति होगा उसने कुछ स्टेटमेंट बोला, जैसे एक्स व्यक्ति है, तो उसने जो स्टेटमेंट बोलने से पहले सोचा होगा, ठीक है, मतलब बोला होगा, तो वो अजम्पशन होती है। मतलब उसके पीछे उसकी पूर्व धारणा क्या है, या इसको हिंदी में कहते हैं मान्यता क्या है आपकी, ठीक है, ये अजम्पशन होती है। और ऐसी देखो अगर स्टेटमेंट में कोई आपका काम किया गया, मान लो कोई काम किया किसी ने, तो उससे पहले भी तो उसकी वो कुछ सोचा होगा उसने, तो वो ही उसकी अजम्पशन होती है कि उससे पहले उसने क्या सोचा, ये ध्यान रखना पड़ता है। देखो बाकी इसके कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको लास्ट 3 क्लास में भी करवाए थे, आज भी पढ़ लेते। क्या है देखो, अजम्पशन इज ऑलवेज इंडेफिनिट एंड पॉजिटिव। जो अजम्पशन होगी ना वो इंडेफिनिट होगी आपकी, और हमेशा पॉजिटिव होगी। नेगेटिव स्टेट मतलब कि कभी भी मत लेना, तो ये गलत हो जाता है। सम वर्ड्स लाइक सम, टू लार्ज एक्सटेंट, मैनी, मच, एग्जिट इन द अजम्पशन, मतलब ये वर्ड अगर अजम्पशन में है, डैट विल बी ऑलवेज बी इम्प्लीसिट, वो इम्प्लीसिट होगा, मतलब कि वो ट्रू होगा। एनी अजम्पशन डैट इज कन्वेइंग द मैसेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब कोई भी अजम्पशन जो कन्वे करती है मैसेज किसका, एक एडवर्टाइजमेंट का, नोटिस का, अपील का, डैट अजम्पशन विल ऑलवेज बी इम्प्लीसिट, वो हमेशा इम्प्लीसिट मतलब ट्रू होगी। इफ़ एनी अजम्पशन इज टेकिंग अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, मतलब कोई भी अजम्पशन टॉकिंग अबाउट मतलब पास्ट के बारे में बताए या फ्यूचर के बारे में बताए, डैट अजम्पशन विल ऑलवेज बी एक्सप्लीट, मतलब कि ये हमेशा फॉल्स होगी, इसको हम गलत कर देंगे। कंपेरिजन ऑलवेज रॉन्ग, ये देखो इसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं, प्रीवियस कई क्लासेस में आए थे। कभी भी कंपेरिजन होगा हमारे किस में, अजम्पशन में, तो वो आपकी रॉन्ग होगी। लिखा इफ अजम्पशन शोइंग द वर्ड लाइक सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डैट विल ऑलवेज बी इम्प्लीसिट, मतलब वो ट्रू होगी। और देखो लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, री स्टेटमेंट इज नेवर इम्प्लीसिट, मतलब कि आपके मान लो कि री स्टेटमेंट दे दी, मान लो कोई स्टेटमेंट दिया है, उसी को दोबारा रिपीट करके दे दिया अजम्पशन में, तो वो हमेशा गलत होगी। ठीक है, नेवर इम्प्लीसिट लिखा है ना। तो देखो आप चलते हैं इसके, देखो ये मैंने जो कराए हैं इसके हिंदी में भी लिखे हुए ये पॉइंट, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। देखो क्या है, देखो आज का सवाल ये है, देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो कब कब आया था, SBI PO मेंस में आया था 2017 में। तो देखो इसको हमें अच्छी तरह रीड करना पड़ेगा। कभी भी मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करने होते हैं तो हमें अच्छी तरह रीड करना पड़ता है, एक एक पॉइंट मतलब एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, तभी आप कर पाओगे। तो देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। द गवर्नमेंट हैज़ अपील्ड टू ऑल सिटीजन्स टू यूज़ पोर्टेबल वाटर जुडिशली एज देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज इन सप्लाई। देखो पढ़ते हैं इसको, मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको क्लीन करते हैं। देखो यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो क्या बोलना चाहता है इसमें ये, कि गवर्नमेंट ने अपील्ड की ऑल सिटीजन की, कि जो पीने वाला पानी है ना वो ध्यान से मतलब कि यूज़ करें, क्योंकि उसकी शॉर्टेज है सप्लाई में। आगे लाइन है एक्सेसिव यूज़ में लीड, मतलब अगर आप पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं
टू लीड टू ह्यूज सैक्रिसिटी इन फ्यूचर मंथ। तो इस तरीके से उसके अंदर मतलब कि आपकी कमी आएगी। तो अब ये है, एक छोटा सा लाइन है, और क्या लिखा है, विच ऑफ द अजम्पशन इज इम्प्लीसिट इन द अबोव स्टेटमेंट। ठीक है, अब वही पूछ रहा है अजम्पशन बताओ। एंड अजम्पशन इज समथिंग सपोज्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब अजम्पशन इससे ही लेनी है जो आपको दिया गया है। तो देखो इसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, वन बाई वन इसका रीड करते हैं। देखो क्या बोला गया है इसमें। पहले पीपल में इग्नोर द अपील, पीपल जो लोग हैं वो जो गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं अपील करी है उसको इग्नोर कर देंगे। एंड कंटिन्यू यूजिंग वाटर एज पर देयर कंसिड्रेशन, और वो वैसे ही यूज़ करेंगे वाटर जैसे उनकी मतलब कि कंसिड्रेशन रिक्वायरमेंट है। तो देखो अगर कोई गवर्नमेंट आपका, इसको पहले पढ़ लेते हैं पूरा, फिर अगला है गवर्नमेंट मे बी एबल टू टैप दोज हु डू नॉट रिस्पॉन्ड द अपील। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। गवर्नमेंट मे बी एबल टू पुट इन प्लेस alternate resource of water in the event of crisis situation. Large number of people may positively respond to the government's appeal and help tide over the crisis. और लास्ट पॉइंट है, ओनली पुअर आर गोइंग टू सफ़र फ्रॉम दिस शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें देखो कैसे करना है। देखो पहला पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखो गवर्नमेंट ने अपील करी है कि आप जो पीने वाला पानी है उसको ध्यान से यूज़ करें क्योंकि काफ़ी शॉर्टेज चल रही है। तो देखो क्यों करी होगी, इससे पहले गवर्नमेंट ने क्या सोचा होगा, क्या सोचा होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ तो सोच के करा होगा। उसके पीछे सोचना क्या है ये बोलने का गवर्नमेंट का। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, पीपल में इग्नोर द अपील, मतलब पीपल क्या करेंगे वो इग्नोर कर देंगे अपील, और कंटिन्यू यूजिंग द वाटर एज पर देयर जो रिक्वायरमेंट है, जो कंसिड्रेशन है। तो देखो ऐसा तो सोच के इसने बोला नहीं होगा कि आप मतलब कि अगर गवर्नमेंट कुछ सोच के मतलब बोल रही है तो उनका मतलब क्या होगा। और मैंने देखो बताया है कि आपका क्या भी स्टेटमेंट मजम्पशन में नेगेटिव वर्ड नहीं आने चाहिए। नेगेटिव भी बताया था ना शायद, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो नेगेटिव है, इग्नोर हो गया, तो इसको यहीं पर काट दो। और वैसे भी आप निकालोगे इसका मतलब तो वो इस तरीके की सोच हो नहीं सकती। तो ये नेगेटिव है, इसको काट भी सकते हैं सीधा रूल से, आप समझ के भी। गवर्नमेंट में बी एबल टू टैप दोज हु डू नॉट रिस्पॉन्स अपील। ठीक है, इसका मतलब देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं पूरा इसको, ये तो मैंने सारे पढ़ के बता दिए, हिंदी में और समझ आएगा। सरकार ने सभी नागरिकों से पीने योग्य पानी का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने की अपील की, क्योंकि आपूर्ति जो उसमें मतलब की सप्लाई है में तीव्र कमी है। अत्यधिक उपयोग में भविष्य के महीनों में कमी हो सकती है। तो ये था देखो, पहला लोग अपील को अनदेखा कर सकते हैं और अपने विचार के अनुसार ही पानी का उपयोग कर सकते हैं, गलत। सरकार उन लोगों के टैप करने में सक्षम हो सकती है जो अपील नहीं कर सकते, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार संकट की स्थिति में पानी के वैकल्पिक स्रोतों का रखने में सक्षम हो सकती है। देखो अगर वो अपील कर रही है, अगर वो अपील कर रही है तो उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, जब भी तो अपील कर रही है, कम यूज़ करो। अगर होता अल्टरनेट तो वो वहाँ पर दे देती, तो ये भी गलत है। बड़ी संख्या में लोग सकारात्मक रूप से अपील का जवाब दे सकते हैं, मतलब कि उसको फॉलो करेंगे और संकट में मदद करेंगे, ये बिल्कुल सही है। तभी तो करा है, मतलब वो ये सोच के इसलिए बोला कि क्योंकि लोग क्या करेंगे उनका मतलब साथ देंगे। अगर कोई अपील कर रहा है किसी से तो मतलब रिस्पॉन्ड करेंगे उसमें, ये सही है। जल आपूर्ति की इस कमी से केवल गरीब ही पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सबके लिए है, जब पानी की शॉर्टेज है तो सबके लिए। तो देखो यहीं पर यही था, आप देख सकते हैं। ये वाला मैंने देखो गलत बताया, इसमें नेगेटिव आया, इसमें देखो ये भी गलत है। और ये वाला मैंने बताया था अल्टरनेटिव रिसोर्स होता तो वो अपील ही क्यों करते, ये भी गलत है। और देखो लास्ट वाला देखो, ओनली पुअर आर गोइंग टू सफ़र फ्रॉम दिस, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबके लिए, ये देखो ये है, क्योंकि लिखा ना द लार्ज नंबर ऑफ पीपल में पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड टू गवर्नमेंट्स अपील एंड हेल्प दैम, उनका हेल्प करिए टाइट ओवर द क्राइसिस, वो क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। तो इसमें मेरा आंसर डी होना चाहिए। तो देखो आई होप आपके समझ आएगा कि इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। देखो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका मैंने आंसर दिया होगा, देखो यहाँ पर देख लेना, यही आंसर है, डी दे रखा है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आता है, देखो क्या लिखा है, साइंस इज अ सॉर्ट ऑफ न्यूज़ एजेंसी कंपेरेबल इन द प्रिंसिपल टू अदर न्यूज़ एजेंसी। ठीक है, मतलब कि एक साइंस इज अ सॉर्ट ऑफ न्यूज़ एजेंसी है, कंपेयर करें इन प्रिंसिपल टू अदर न्यूज़ एजेंसी की तरह है। बट दिस न्यूज़ एजेंसी, जो ये न्यूज़ एजेंसी है, गिव अस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन देती है विच इज़ रिलायबल टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई डिग्री। ठीक है, ड्यू टू एलोबरेट टेक्निक्स, इनको एलोबरेट टेक्निक्स करने के लिए, ऑफ वेरिफिकेशन एंड इट्स कैपेसिटी टू सर्वाइव सेंचुरीज। ठीक है, सो साइंस शुड बी रीड, तो इसलिए साइंस को रीड करना चाहिए विद एज मच इंटरेस्टेड
एज वी रीड न्यूज़, मतलब जैसे हम न्यूज़पेपर को रीड करते हैं उतनी उसी इंटरेस्ट से आपको क्या करना चाहिए, इसको साइंस को रीड करना चाहिए। तो ये किसी ने कह दिया ये लाइन, ये क्या सोच के कही होगी इस तरीके से, साइंस एनकरेज इन्वेस्टिगेशन स्पिरिट्स, ये है पहला। और पीपल रीड न्यूज़, न्यूज़ आउट ऑफ, मतलब पीपल रीड न्यूज़ आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो इसको सोचो, मैं जब तक देखो इसकी देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विज्ञान अन्य समाचार एजेंसियों के सिद्धांत में तुलनीय, मतलब कंपेरेबल है, समाचार एजेंसी का एक प्रकार है, लेकिन ये समाचार एजेंसी हमें जानकारी देती है जो सत्यावन के विस्तृत तकनीकों और सदियों से जीवित रहने की क्षमता के कारण एक असाधारण उच्च डिग्री के लिए विश्वसनीय है। इसलिए विज्ञान की को उतनी ही रुचि के साथ पढ़ना चाहिए जितना कि हम समाचार को पढ़ते हैं। ये किसी ने लाइन कह दी, क्या सोच के बोला होगा कि विज्ञान खोजी भावना प्रोत्साहित करती है। देखो ऐसा सोचो, लोग खबरों को बड़े चाप से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर चलते हैं हम पहली लाइन पर, मतलब कि इंग्लिश वाले पे, यहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा। देखो ये तो हम इसका मतलब समझ गए क्या था, किसी ने साइंस के बारे में बोल दी, उसको कंपेयर करा न्यूज एजेंसी से, ठीक है, और फिर उसने बोल दी उसके पीछे अजम्पशन ये है कि साइंस एनकरेज इन्वेस्टिगेशन स्क्रिप्ट, ये इनकरेज करेगा क्या इसको ऐसे करने से। तो देखो इसका तो कोई रिलेवेंट पॉइंट सा दे दिया है, मतलब इधर कुछ और बात कह रखी है, इधर कुछ और कर रहा है। और देखो क्या कह रहा है, पीपल रीड न्यूज़ ऑफ आउट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि पीपल जो न्यूज़ पढ़ते हैं, लोग न्यूज़ पढ़ते हैं वो आउट ऑफ इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ना चाहिए। तो ये भी ऐसी कोई बात नहीं है, तो साइंस के बारे में कुछ बता रहा है, पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पर दोनों गलत होंगे, तो इसमें मैं करूँगा नाइदर नॉर। तो इसमें मतलब कि कोई भी फॉलो नहीं हो रहा, इररिलेवेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। देखो अब ये आंसर यहाँ पर दे रखा, अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया बड़ा सा, इसको देखो पढ़ना है क्या है इसके अंदर, देखते हैं। ये देखो ये भी IBPS PO 2016 में आया है। देखो, बाई आस्किंग 5 prominent hospital in national capital to deposit nearly 600 crore to compensate for their failure to treat poor patients, इतना पढ़ते हैं। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर है, क्लियर विजिबल है। हाँ देखो कहना क्या चाहता है इसके अंदर ये, मतलब बाई आस्किंग 5 प्रोमिनेंट हॉस्पिटल, मतलब कि 5 जो प्रख्यात हॉस्पिटल थे, मतलब जो पॉपुलर हॉस्पिटल है इन नेशनल कैपिटल में, बोला गया टू डिपॉजिट, वो डिपॉजिट करे नियरली 600 करोड़, मतलब 600 करोड़, टू कंपनसेट, जो कंपनसेट करेगा फॉर देयर फेलियर, उनके फेलियर के लिए, टू ट्रीट पुअर पेशेंट्स। मतलब देखो इस पर बोला गया पुअर पेशेंट्स को उन्होंने ढंग से ट्रीट नहीं किया। जो नेशनल कैपिटल है ना, उन्होंने बोला कि आप इतना जमा करो। तो ये है 5 हॉस्पिटलों से। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोला है, यहाँ से लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ से है ना। देखो द दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, हैज़ ड्रॉन अटेंशन टू सोशल ऑब्लिगेशन, मतलब कि जो दिल्ली गवर्नमेंट थी वो दिखाना चाहती है अटेंशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इन कॉरपोरेट सेक्टर, एज वेल एज द नीड ऑफ टाइमली इन्फोर्समेंट ऑफ एप्लीकेबल रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू द दिल्ली गवर्नमेंट ट्रस्ट एंड रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ टू विच पब्लिक लैंड वाज अलॉटेड, मतलब कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के अनुसार जो ट्रस्ट हैं और रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं जिनको, मतलब कि बीच पब्लिक लैंड जिनको अलॉट किया गया है पब्लिक लैंड, टू एस्टेब्लिश हॉस्पिटल बनाने के लिए वर रिक्वायर्ड, उनको रिक्वायरमेंट है टू इम्बार्क अ परसेंटेज ऑफ देयर मेडिकल फैसिलिटी एंड सर्विस फॉर इंडिजियंस पेशेंट्स। तो मतलब कि जो उनकी मतलब सर्विस होती है जो कुछ परसेंट दे। देखो ये तो कॉमन सी बात है कि देखो गवर्नमेंट आपको मतलब कि लैंड देती है किसी हॉस्पिटल को, तो वही पूरी बात कही गई है इसके अंदर, ठीक है। वो किस लिए देती है कि भला हम आपको सस्ते रेटों में लैंड मतलब कि अवेलेबल करवा रहे हैं, तो उसमें उसका क्या फ़ायदा होगा। देखो गवर्नमेंट का ये फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट कहती है आप जो मतलब कि लोग हैं, जो मतलब कि इसमें कुछ परसेंटेज जो होगा वो आप सरकारी गवर्नमेंट के हिसाब से रखोगे, जो पुअर लोग होंगे उनको ट्रीटमेंट करोगे, ये सब होता है, ये तो पता ही है। तो इसी चीज़ को वो फेल हो गए हैं 5 हॉस्पिटल इन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 6,000 करोड़ रुपए उनको फेलियर के लिए बोला है, आप डिपॉजिट करें, आप ये काम करने में फेल हो गए हैं। तो ये देखो ये पूरी लाइन में यही सब कुछ लिखा है, इतना ही है। तो देखो अब मैं नीचे पढ़ता हूँ, इसमें अजम्पशन बताना है। देखो अजम्पशन बताते हैं क्या है इसके अंदर। द strengths of case for private hospital to dedicate a part of their service to those who cannot
अफोर्ड ट्रीटमेंट, मतलब ये वाली जो बात कही गई है इतनी बड़ी, इसका मतलब है तो स्ट्रेंथ्स है केस ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, वो टू डेडिकेट पार्ट्स टू देयर सर्विस टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट को। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल मस्ट बी मॉनिटर्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंश्योर कंप्लायंस बाय द कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स। इसका मतलब है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑफ हॉस्पिटल का मस्ट बी मॉनिटर, उनको देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, एंड और सेंट्रल गवर्नमेंट को शुड इंश्योर, उनको पता लगाना चाहिए, इंश्योर कंप्लायंस बाय द कॉरपोरेट हॉस्पिटल, जो कंप्लायंस है किसके, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्या बोल रहा है, देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर द गवर्नमेंट, मतलब कि एक ज़रूरत है गवर्नमेंट के लिए, फॉर गवर्नमेंट टू मॉनिटर द, वो मॉनिटर करे, उनका मतलब कि देखे क्या, इन्फोर्स हेल्थ सर्विसेज को, सो डैट द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटी, जो मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते, डैट आर एक्सट्रीमली कॉस्टली आर लाइबल टू बी बेनिफिट, ताकि वो इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और पढ़ते हैं, देखो इसमें 3 ही थे, चलो ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन था। देखो इतना मैंने समझा, ये आपको समझ आना चाहिए क्या मैंने बोला अभी तक इसके अंदर। देखो आप इसमें प्रॉब्लम है तो हिंदी में पढ़ लेना, बाकी तो ये मतलब इतना बड़ा, मतलब कि कोई लैंग्वेज इसकी ज़्यादा कठिन नहीं थी। तो देखो अब मैं इसको हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ। देखो 1 मिनट। देखो राष्ट्रीय राजधानी के 5 प्रमुख अस्पतालों को लगभग गरीब रोगियों के इलाज के लिए विफल होने की भरपाई के लिए 600 करोड़ रुपया देना होगा। दिल्ली सरकार कॉरपोरेट क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामाजिक दायित्व के साथ साथ नियमों के लिए समयबद्ध परिवर्तन की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया है। दिल्ली सरकार के अनुसार अस्पतालों की स्थिति, मतलब कि स्थापित करने के लिए जिन सार्वजनिक भूमि मतलब कि उनका अलॉटमेंट होता है, उन पर ट्रस्ट और पंजीकृत रोगियों के अपनी चिकित्सा सुविधा सेवाओं का एक परसेंटेज होता है। देखो जो मैंने बताया था, तो ये लाइन बोली क्या सोच के बोला है पहले। देखो इससे निजी अस्पतालों को अपनी सेवाओं पर एक हिस्सा उन लोगों को समर्पित करने का मामला मजबूत होता है जो इलाज में को खर्च नहीं कर सकते। देखो अभी मैंने यही बताया था, और शायद यही मेरा पॉइंट बिल्कुल सही आ रहा है, तभी तो बोला है ये लाइन कि वो विफल हो गई, मतलब कि उसमें क्या है, मतलब कि वो प्रोवाइड नहीं कर पाए गरीबों को, मतलब कि एक इलाज सर्टन परसेंटेज, तो वही है, तो इलाज पे वो खर्च नहीं उठा पाए, इसलिए उनको 600 करोड़ रुपए का हमें क्या करना है, एक पेनल्टी इम्पोज करिए कंपनसेशन के रूप में। बिल्कुल सही है। देखो अस्पतालों को सामाजिक जिम्मेदारी की निगरानी होनी चाहिए। ठीक है, और केंद्र सरकार को कॉर्पोरेट अस्पतालों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। देखो यहाँ पर तो कोई आपका ये रिलेवेंट पॉइंट है, क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं था इधर। ठीक है, और ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं, सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करने के लिए सरकार को उन्हें लागू करने के लिए बहुत आवश्यक है कि ताकि वे गरीब को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का भान कर सके और मतलब बेहद खर्चीले या लाभान्वित होने में सक्षम हो सके। तो ये भी देखो सही है, ये 2 पॉइंट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर आएगा, यहाँ पर इसको क्लीन करते हैं। देखो इसमें पहला वाला पॉइंट, तो देखो इसमें क्या वाली बात आप मतलब कि इसके अंदर अजम्पशन ले सकते हो, ये वाली बिल्कुल बात सही है। जो हॉस्पिटल है ना वो मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करने में मतलब कि एक तरीके से क्या लिखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल डेडिकेट टू अ पार्ट ऑफ सर्विस, मतलब एक परसेंटेज दें टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। इसी वजह से तो उनके ऊपर एक मतलब कि पेनल्टी लगाई है 600 करोड़ की, ये बिल्कुल सही है। देखो इसका कोई मतलब नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल, जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसको मॉनिटर करना चाहिए किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये बिल्कुल गलत है। देखो ये सही है, देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ द गवर्नमेंट टू मॉनिटर, वो मॉनिटर करे, इन्फोर्स करे हेल्थ सर्विसेज। देखो इसमें डिफरेंस है, सो डैट पुअर कैन नॉट, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते मॉडर्न सर्विसेज को, उनको वो मतलब कि मिल जाए, बेनिफिट हो जाए। तो ये बिल्कुल सही है, ये वाले फर्स्ट और थर्ड इसमें आंसर होना चाहिए, और ये हमारा सेकंड वाला गलत है इसके अंदर। तो देखो अगले पे चलते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखो फिर आगे एक और अच्छा क्वेश्चन आया, इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक मिनट, देखो यहाँ से पढ़ते हैं। पहला लिखा देखो द इंसिएंट न्यूबेंस, यहाँ से पढ़ लेते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर पूरा आ नहीं रहा, 1 मिनट। inhabited an area
मतलब कि उस जगह पर रहते थे इन विच टाइफोसिस अकर्स, जहाँ पर ये कोई प्रकार होगा अकर होता था, पैदा होता था। यट सरप्राइजिंगली, यद्यपि ये सरप्राइजिंग मतलब की बात है, फ्यू ऑफ देयर स्केटन्स सो दैट, मतलब जो उनके कुछ मतलब कि जो ये लोग थे उनके जो मतलब कि हड्डियां पाई गई स्टेकन्स, सो डैट द यूजल एविडेंस ऑफ दीज डिजीज, उनको ये डिजीज मिली। द स्टेक स्केटन्स टू शो डिपॉजिट्स ऑफ ट्राइसाइक्लिन एंड एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाई द बैक्टीरियम कॉमन इन द न्यूबियन सोल। ठीक है, इस मिट्टी में वो मिलता था। दिस बैक्टीरियम कैन फ्लोरिश ऑन द ड्राइड गेन यूज फॉर मेकिंग टू स्टेपल्स ऑफ न्यूब्लेन डाइट, जो उनकी डाइट थी क्या था, बियर था, ब्रेड था। दस ट्रेडिक साइकिल इज देयर फूड प्रोबेबली एक्सप्लेन द लो इंसिडेंस ऑफ ट्राइपोस अमंग इंसिडेंट न्यूबियंस। तो ये इस तरीके की बात कही गई है। देखो इसको हम आगे पढ़ लेते हैं, रीड क्या क्या बोला गया इसके अंदर। ये देखो यहाँ पर बोला गया, प्राचीन न्यूबियन एक ऐसे क्षेत्र में रहते थे जिनमें ट्राइफस होता था, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से उनके कंकालों में से कुछ बीमारियों का सामान्य प्रमाण दिखते हैं। ठीक है, कंकाल ट्रेटोसाइक्लिन को के जमा को देखते हैं, एक एंटीबायोटिक है जो न्यूडिक मिट्टी के जीवाणुओं का द्वारा उत्पन्न होती है। ये जीवाणु न्यूबिन आहार, जो उनका डाइट है कौन सी, बियर ब्रेड के साथ दो स्टेपल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्या गया, सूखे अनाज पर पनपता है। इस प्रकार उनके भोजन है जो भोजन में ट्राइस्कोलिनिक है, शायद प्राचीन न्यूबिन लोगों के बीच की कम घटना को व्याख्या करता है। देखो यहाँ पर ये बोला गया है। अब देखो ये पढ़ते हैं इसमें क्या मतलब है इसका। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, ये बोला देखो, infectious disease other than typhus to which be incident nubians were exposed are unaffected by the ट्राइडिक साइक्लिन। देखो ये बोल रहा है एक डिजीज़ है, कौन सी है, ये वाली इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ को छोड़ दे, अदर देन इंसिडेंट में एक्सपोज द अनअफेक्टेड, मतलब उनको इस बीमारी के अलावा कोई बीमारी नहीं लग सकती। इस लाइन से क्या ये लाइन पता चल रही है, सोचो इसके बारे में। बोला ट्राइक्लोसाइक्लिन इज नॉट अ रेंडर ineffective and antibiotic by exposure to the process involved in making their bread beer and butter। ठीक है, ब्रेड लिखा है, ब्रेड एंड बियर में ये लिखा है, टाइसोसिस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय द इंगेस्टिंग द ब्रेड एंड बियर टू कंटीमेंट विद द इन्फेक्शियस एजेंट्स ऑफ दिस डिजीज। ब्रेड एंड बियर वाज द ओनली आइटम in the diet of the incidents nubius which could have contained tetracycline और ट्राइपोसिस इज जनरली फैटल। देखो यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, ये तो हमने यहाँ से यहाँ समझ लिया, एक प्राचीन लोग थे उनका मतलब जो आहार था, उनको कौन कौन सी ये उनके जो कंकाल मिले कुछ बीमारियाँ मिलती हैं। ठीक है, क्या था, पहला तो ये था ट्राइफस के अलावा मतलब कि उसकी बीमारी के अलावा उनको कोई और बीमारी नहीं लग सकती। तो ये इस लाइन से हम इसको नहीं बता सकते। इधर कुछ और बोला गया है, इधर कह रहा है कि एक बीमारी है उसके अलावा कुछ नहीं लग सकती, हम कैसे बोल सकते हैं कि इसके अलावा कोई बीमारी नहीं लग सकती, तो ये तो अलग ही पॉइंट है। और ट्रेसाइक्लिन को मतलब रोटी और बियर बनाने में शामिल प्रक्रिया के संपर्क में आने वाले एंटीबायोटिक के रूप में प्रभावी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ट्राइफस को इसी बीमारी के संकरण दूषित ब्रेड और बियर के में संकलित नहीं होता, ये भी गलत है। ब्रेड और बियर के पूर्वजों के आहार में एकमात्र आइटम है जिससे कि ये शामिल होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें देखो सेकंड बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो बाकी तो हमें इसके अंदर पता चल रहे हैं देखकर कि ये तो बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा बचा है। तो हमारा आंसर नंबर होना चाहिए इसमें बी होना चाहिए। तो अगले पे चलते हैं, देखो क्या है, देखो अगेन एक क्वेश्चन और आया। देखो ये भी आपका IBPS PO मेंस में आया 2016 में। क्या बोल रहा है, 20% ऑफ ऑल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द कंट्री इज कंज्यूम्ड बाय द होम अप्लाइंसिस। मतलब बोल रहा है 20% है जितनी भी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है कंट्री में, वो किसके द्वारा होती है, होम अप्लाइंसिस के द्वारा होती है। मान लो 100% मतलब हो रही है, तो उसमें से 20% तो ये होम अप्लाइंसिस होते हैं ना, जो पता होगा आपको, इन्हीं की कंजम्पशन कर लेती है ये, क्या कंजम्पशन, एनर्जी। ठीक है, आगे लिखा है इफ़, आगे बोलता है इफ़
appliances that are twice as energy efficient to those currently available are manufactured। इसका मतलब है इफ, बोलता है कंडीशन बताता है, इफ appliances that are twice energy efficient उनको मैन्युफैक्चर कराया जाए, दिस फिगर विल eventually be reduced टू द अबाउट 10%। मतलब कि ये इफ क्या लिखा है, इफ अप्लाइंसिस डैट आर ट्वाइस, जो कि ट्वाइस है एज एनर्जी एफिशिएंट, आर दोज करंटली अवेलेबल आर मैन्युफैक्चर किया जाए ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट हो जाए। तो ये फिगर मतलब कि क्या आपका रिड्यूस हो जाएगा 20 से 10%, ये वाली बात कही है। तो ये वाली बात क्या सोच के कही गई है, इसको हम समझते हैं। देखो इसके अंदर क्या बोला है, पहले बोल रहा है होम अप्लाइंसिस यूजेस, जो होम अप्लाइंसिस का यूजेस होता है वुड नॉट इंक्रीज, वो वुड नहीं होता अकेला अलोन विद द एनर्जी एफिशिएंट ऑफ द अप्लाइंसिस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट वुड नॉट बी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं होगा टू मैन्युफैक्चर होम अप्लाइंसिस डेट आर एनर्जी एफिशिएंट। देखो ये वाली पॉइंट आपको पता चल रहा होगा देखते ही, इट वुड नॉट बी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं होगा टू मैन्युफैक्चर हो होम अप्लाइंसिस। तो देखो ये वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। अगला होम अप्लाइंसिस मैन्युफैक्चरर्स नाउ हैव द टेक्निक्स, उनके पास टेक्निक है टू प्रोवाइड अप्लाइंसिस, वो अप्लाइंस करे डैट ट्वाइस एज एनर्जी एफिशिएंट दोज आर करंटली अवेलेबल। ऐसी भी कोई टेक्निक के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू द कंज्यूमर वुड राइज, मतलब कि जो कॉस्ट एनर्जी है वो आपकी राइज हो जाएगी विद इंक्रीज द एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंसी होम अप्लाइंसिस। ये भी बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पर तो इसलिए ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो रिड्यूस होगी ना कि इंक्रीज होगी। तो देखो इसमें या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो देखो हम इसको जब तक हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्या बोला है, देश में जितनी ऊर्जा खपत होती है उसका 20% घरेलू उपकरण द्वारा होती है, मतलब होम अप्लाइंसेस द्वारा होती है। यदि वर्तमान में उपलब्ध उपकरणों की तुलना में ऊर्जा कुशल के 2 बार निर्माण किया जाए, मतलब ट्वाइस निर्माण किया जाए, तो ये आंकड़ा का अंतर लगभग 10% तक कम हो सकता है। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया था। उपकरणों की ऊर्जा दक्षता के साथ साथ घरेलू उपकरणों का उपयोग नहीं बढ़ेगा, तो यही तो बात इधर कही गई है, तभी तो वह उसका कम होगा। ये बिल्कुल सही है। ये घरेलू उपकरणों का निर्माण करना महंगा होगा और ऊर्जा का कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये तो ऐसा होता तो ये वाली बात ही क्यों कही होती। होम अप्लायंस निर्माताओं के पास अब उन उपकरणों की का उत्पादन करने की तकनीक है, मतलब नई टेक्निक है जो वर्तमान में उपलब्ध की ऊर्जा की तुलना में दुगना होगा, ऐसा भी नहीं है। ये घरेलू उपकरणों की ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के साथ उपभोक्ताओं की ऊर्जा की लागत में वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है तो कम होगी, वृद्धि नहीं होगी। तो इसमें से कोई नहीं है, फेरा फर्स्ट होना चाहिए इसमें आंसर। देखो ए है। अब देखो मैं चलता हूँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये देखो ये आपका एस बी आई पीओ मेंस 2018 में पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन में। देखो आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो पढ़ते हैं। वी वेयर साइकिल्ड कलर्ड प्लास्टिक, मतलब कि एक चेतावनी दी गई है, साइकिल्ड मतलब रिसाइकिल्ड प्लास्टिक कलर्ड प्लास्टिक बैग्स कंटेन हार्मफुल कलर पिगमेंट्स विच ऑन कमिंग ऑन द कॉन्टैक्ट विद फूड्स ऑफ पार्टिकल्स। देखो यहाँ से यहाँ तक पढ़ते क्या समझे, मतलब एक चेतावनी गई, जो रिसाइकिल्ड कलर्ड प्लास्टिक बैग होते हैं ना, वो उनके पास कंटेन होता है, मतलब वो उनमें कुछ होता है जो कंटेन रखते हैं हार्मफुल कलर पिगमेंट, वो कलर के कुछ हार्मफुल पिगमेंट होते हैं जो आपके हार्मफुल है। विच कमिंग इन कॉन्टैक्ट, जो कमिंग कॉन्टैक्ट में आते हैं विद फूड ऑफ प्रैक्टिस के पार्टिकल्स के, मेक्स फूड अनफिट, वो फूड को अनफिट बनाते हैं फॉर कंजम्पशन, खाने के लिए। रिजल्टिंग, इससे क्या होता है, इस सर्व फूड पॉइजनिंग हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, एंड इन एक्सट्रीम केस इन इवन डेथ, मतलब कि यद्यपि डेथ भी हो जाती है। एक साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट बोल दी, तो ये मतलब कि आपकी बोला गया क्या सोच के बोला होगा। देखो पढ़ते हैं क्या बोला है। नॉन बायोडिग्रेबिलिटी नेचर्स मेक्स प्लास्टिक बैग एंड इन्वायरमेंटल हैजार्ड। तो ये बोला है। दूसरा, यूज़ ऑफ रिसाइकिल्ड कलर्ड प्लास्टिक बैग, मतलब यूज़ करेंगे हम रिसाइकिल यही वाले प्लास्टिक बैग का इन हार्मफुल हैज़ कैस्केडिंग अफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। देखो ये तो बिल्कुल सही है, तभी तो बोला कि मतलब कि इससे कॉन्टैक्ट से आके आपके क्या होते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इससे देखो क्या होगा, ह्यूमन लाइफ के लिए ये आपके सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर कुछ बोला है, नॉन बायोग्रेडेबिलिटी नेचर मेक्स प्लास्टिक बैग नेचर इन्वायरमेंट हजारत, ये बिल्कुल गलत है। देखो आगे हम पढ़ लेते हैं। देखो ये तो हम समझ गए थे, देखो क्या था ये, इसको नहीं पढ़ते हैं।
ठीक है, ये तो समझ गए। देखो गैर बायोडिग्रेडेबिलिटी प्राकृतिक परिवर्तन खतरे पर प्लास्टिक बैग बनाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है बोला गया, गलत है। ये वाला बिल्कुल सही है। हानिकारक में पूर्ण मतलब कि जो रिसाइकिल रंगीन प्लास्टिक बैग का उपयोग करने से मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है, तभी तो ये प्रभाव ही तो दिए सारे, इफेक्ट ही तो नहीं है कि इससे क्या होगा, एलर्जी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, और ज़्यादा करने से क्या होगा, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तो सिंपल था, इसमें हमारा सेकंड होना चाहिए बस, ओनली सेकंड। देखो लिखा हुआ सेकंड इज इम्प्लीसिट। देखो अगेन ये क्वेश्चन आया, ये तो कोई क्वेश्चन है, ये आपके ना आपका आई बी पी एस पी ओ मेन्स में पूछा गया है 2017 में। देखो क्या है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं क्या बोला गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में बोला है BCI, हैज़ डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया टू गो टू गो ऑन हंगर स्ट्राइक, वो हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे, टू प्रोटेस्ट करने के लिए द इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ लीगल सर्विस ऑथोरिटी अमेंडमेंट एक्ट, जो अमेंडमेंट हुआ है इसके अंदर, ठीक है। चेयरमैन ऑफ BCCI ने ये कहा, तो ये तो हम समझ गए। तो देखो इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मतलब कि एक अमेंडमेंट आया लीगल सर्विस ऑथोरिटी का, तो उसके प्रोटेस्ट में, ठीक है, वो कहाँ पर जाएंगे, मतलब कि स्ट्राइक पर जाएंगे। तो ये क्यों सोच, मतलब क्या वो इससे पहले क्या सोचा होगा, तो उन्होंने क्या, उसी वही बताना क्यों जा रहे हैं वो स्ट्राइक पर, अजम्पशन लेना है। द अमेंडमेंट हैज सेवरल लूप हॉल्स एंड इट बाउंड टू हर्ट लिटिगेंट्स इंटरेस्ट, मतलब ये कह रहा है जो अमेंडमेंट्स है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे उसमें लूप हॉल्स है, और जो बाउंड है मतलब हर्ट करेगा लिजिडेंट्स के इंटरेस्ट को। सोचो इसमें क्या है, जब तक आगे पढ़ते हैं, ऑल द मेंबर ऑफ द BCI विल वेलकम द डिसीजन, मतलब जितने भी मेंबर हैं ना इसके सारे वेलकम कर रहे हैं। द हंगर स्ट्राइक हेल्ड इन द फ्रंट ऑफ द कोर्ट विल पुश अ प्रेशर ऑन द रेस्पेक्टिव ऑथोरिटी। तो देखो जब तक हम इसको रीड कर लेते हैं आगे क्या लिखा है। देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी सेवा प्राधिकरण संशोधन, ये एक्ट है, अधिनियम के विरोध में भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया, ये BCI के अध्यक्ष ने कहा। तो देखो संशोधन में कई कमियां हैं, और ये देखो जो लिटिजेंट्स करने के हित में उनको ये मतलब कि बाधा पहुंचाता है। BCCI के सभी सदस्य फैसले का स्वागत करते हैं, इसलिए जा रहे हैं क्या वो, ठीक है। कोर्ट के सामने मतलब कि वो भूख हड़ताल करेंगे तो उससे क्या होगा, इसका दबाव बनेगा। तो देखो हम इंग्लिश में चलते हैं, क्या लिखा है, देखो ये तो हम समझ गए थे, इसमें क्या बोला गया है। ये बोला गया, ये प्रॉब्लम मतलब कि एक तरीके से बताया गया है, वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। देखो क्यों स्ट्राइक पे जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, तो इससे पहले स्ट्राइक पे जाने से पहले क्या उनकी हम अजम्पशन ले सकते हैं। देखो द अमेंडमेंट है उसमें सेवरल लूप हॉल्स हैं, और ये हर्ट करेगा लीजिडेंट्स को इंटरेस्ट। देखो ये वाले बात तो हम कह सकते हैं सेवरल पर, ये लीजिडेंट्स के इंटरेस्ट को हर्ट करेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दे दिया। तो इस वजह से ये मतलब कि गलत हो जाएगा जम्पशन, हम बता नहीं सकते ना लीजिडेंट्स को हर्ट करेगा नहीं करेगा, पहले ही जब इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ ये एक्ट, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो देखो लूप हॉल्स के बारे में भी मतलब कि हम बता नहीं सकते इस तरीके से, पर एक बात कह सकते थे कि लूप हॉल्स हो सकते शायद इसलिए गए हो, पर ये इसने बता दिया ये गलत होगा। अब देखो ऑल द मेंबर ऑफ BCI विल वेलकम द डिसीजन, देखो ये वाला कैसे बोल सकते हो आप, इससे बता सकते हो कि सभी मेंबर ने वेलकम किया होगा तभी ये स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला था हंगर स्ट्राइक हेल्ड इन द फ्रंट ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट के सामने होगी और जो प्रेशर करेगी रेक्स पे। देखो इसके पीछे मतलब कि ये स्ट्राइक पे जाने से पहले उनका देखो सोचना क्या होगा, सीधी सी बात है, स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई भी मतलब स्ट्राइक करते हो आप तो उससे क्या होगा, स्ट्राइक से तो यही होगा ना, प्रेशर क्रिएट कर सके रेस्पेक्टिव ऑथोरिटी से, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये दोनों देखा जाता है तो ये रिलेवेंट पॉइंट ही है हमारे लिए, तो मेरा इसका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर 3। अगले पे चलते हैं, देखो यहाँ पर आंसर दिया, अब देखो क्वेश्चन नंबर है ये 8 है। देखो क्या बोला है, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, मतलब कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के होने के बावजूद भी द कंट्रोवर्शियल प्रोविजन ऑफ फोर्सेबल कन्वर्सेशन ऑफ रिलीजियस बिल, ये बिल का नाम है, वाज पास्ड बाय द तमिलनाडु असेंबली, मतलब तमिलनाडु असेंबली ने इसको पास कर दिया। विद द, देखो DIMK एंड, ये पार्टी का नाम है, एंड द BJP आउट वोटिंग द कंबाइंड अपोजिशन ऑफ, ये अपोजिशन की पार्टी का नाम है DMK एंड कांग्रेस द TMC, तीन पार्टियां लेफ्ट द पार्टीज। ये न्यूज़ है, मतलब कि एक न्यूज़ दे रखी है, इस तरीके से न्यूज़ है कि देखो एक बिल आया ना, इन्होंने असेंबली ने पास कर दिया, और इसके में क्या हुआ, ये पार्टियां आपकी यहाँ से चले गई, इस तरीके से है। तो देखो इसमें क्या हो सकता है, देखो कन्वर्जन क्रिएट्स री स्टेटमेंट अमंग सेवरल सेक्शन, ऑल्सो इन्फ्लुएंस, मतलब कि वो भड़का सकती है, रिजिलियस फैशन लीडिंग टू द कम्युनल क्लासेस,
ठीक है, मतलब इसका मतलब ये जो अगर ये बिल आया तो इससे क्या होगा, मतलब कि एक तरीके से जो रिलीजियस झगड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से जो अपोजिशन पार्टी है क्या इस बिल का मतलब समर्थन नहीं कर रही। सोचो, लिखा लिखा है कन्वर्जन इज ओनली लीड टू आइसोलेशन ऑफ द कन्वर्टेड, मतलब ये इससे अलग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हैज़ पुट, मतलब जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है पुट इन हिंड्रेंस बिफोर द बिल टेकिंग द फाइनल स्टेप। तो इस तरीके से है, देखो हम इसको पढ़ लेते हैं। इसका तो वैसे इजी सा आंसर है। देखो क्या करते हैं, देखो कड़े विरोध के बावजूद मतलब इन्होंने कड़ा विरोध किया अपोजिशन ने, तमिलनाडु विधानसभा द्वारा, ये एक पार्टी का नाम है, ये के साथ धर्म परिवर्तन विधायक विस्वाद निपेशन, मतलब एक वो बिल को पारित कर दिया, जिससे ये दूसरी पार्टी है डीएमके और एक कांग्रेस एमसीडी के सदस्यों की नियुक्ति का विफल हुआ। और न्यूज़ मतलब एक न्यूज़ दी गया है, मतलब वो उसको समर्थन नहीं किया। देखो क्या है इसका मतलब, देखो इसका मतलब ये कोई भी पार्टी है जो आपकी क्या कहते हैं एक बिल बना रही है और दूसरी पार्टी उसका अपोजिशन कर रहे हैं, मतलब उन अपोजिशन उन्होंने विरोध क्यों किया होगा। तो इसको सोचो, इसके अंदर देखो वो क्या करते हैं, ये जो लेके आए हैं इससे क्या होगा, वर्गों में आक्रोश पैदा होगा और धार्मिक भावनाओं को भी भड़कावा होगा और इससे सांप्रदायिक झगड़े हो सकते हैं। ये हो सकता है क्या इससे पहले, मतलब इसलिए वो क्या कहते हैं आपका उन्होंने आ, इसका विरोध किया जो अपोजिशन पार्टी है। और ये स्थानांतरण को केवल मतलब कि ट्रांसफ़र अलगाव होती है, ये भी नहीं है ऐसा। मजबूत विपक्ष के अंतिम आकार लेने से भी एक बार बिल पहले में बाधा डाल दी है। देखो यही वाली बात है, ये जी इसलिए तो चले गए हैं वो। देखो यहाँ पर देखते हैं, इसको क्लियर कर पूरा। देखो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हैड पुट, मतलब कि वो इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, जब भी तो विरोध कर रहे हैं वो ताकि उसमें बाधा आए बिफोर अ बिल टेकिंग अ फाइनल शेप। तो यही तो है, देखो अगर देखो कोई पार्टी एक बिल पास हो रहा है और दूसरी पार्टी उसके अंदर क्या कर रही है, उसका विरोध कर रही है, तो वो विरोध क्यों कर रही है, वो इसलिए कर रही है ना कि ये बिल आ ना पाए, उसमें मतलब कि रुकावटें आए। बाकी ये देखो ये दो पॉइंट तो बिल्कुल हमारे पहले वाले इस तरीके के गलत है। इससे मतलब कि ये उनके पीछे मतलब छोड़ के जाने से पहले मतलब जो विरोध किया उन्होंने क्यों किया अपोजिशन पार्टी ने, इसलिए तो करा होगा कि ताकि बिल आ ना पाए, देरी से आए, उसमें बाधाएं आए। तो ये हमारा थर्ड ही होना चाहिए इसके अंदर। बाकी तो देखो ये पॉइंट कोई काम के नहीं है, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या है, देखो ये भी अगेन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है फॉर अ थर्ड टाइम इन अ रो दिस वीक, मतलब कि तीन बार फॉर अ थर्ड टाइम मतलब तीसरी बार रो इन दिस वीक में द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ पुट अ फुल अलर्ट टुडे। ठीक है, आफ्टर द एयर इंडिया रिसीव्ड अनोनियस मैसेज, उन्हें एक अनजान मैसेज मिला दैट टू टेररिस्ट लेडन विद एक्सपोजेज आर अबोर्ड विद इट्स दिल्ली मुंबई हांगकांग फ्लाइट एंड अथॉरिटी ऑफ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा। देखो ये स्टेटमेंट क्या है, ये थर्ड टाइम इन अ रो दिस वीक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हैज़ पुट अ फॉल अलर्ट, वो अलर्ट पे है टुडे बिकॉज आफ्टर एयर इंडिया को एक मैसेज मिला, मतलब अनजान डैट टू टेररिस्ट हैं वो आए हैं इस मतलब फ्लाइट में हैं। तो देखो इससे ये क्यों करा गया, ये अलर्ट क्यों, इससे पहले उनके पास मैसेज आया ना, मतलब मैसेज आया वो अलर्ट हुए, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, यही है। देखो ये मतलब ये जो उन्होंने कार्य करा है, मतलब कि जो वर्क किया है ये इस तरीके से अलर्ट हुआ, ये क्या है, देखो क्या लिखा है, अमोनी एनोमियस मैसेज नॉट लाइकली टू बी हॉक्स काल। ठीक है, और दूसरा इसमें लिखा है ये काल है, ये काल कर देना। और देखो अलर्टनेस माइट बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द मीनेंस, देखो ये वाला पॉइंट है इसमें तीन, ये तो हमें बिल्कुल समझ आ गया, ये होना ही अलर्ट है। देखो अब देखो मैं यहाँ चलता हूँ। देखो इस हफ्ते लगातार तीसरी बार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे आज पूरी तरह से सतर्क कर दिए गए हैं, जब एयर इंडिया को गुमनाम मैसेज मिलता है कि विस्फोटक से भरे दो आतंकवादी दिल्ली मुंबई हांगकांग मतलब फ्लाइट में है। ये है ठीक है, तो बेनामी मैसेज जो अनवी मैसेज के झांसे से आने की संभावना नहीं है। ठीक है, संभावना है सकरता और खतरे को कम करेगी। देखो ये तो बिल्कुल सही है, पर इसमें दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो ये वाला ना ये सही है, देखो इसमें ये हमारा फर्स्ट आएगा, इसमें कोई मतलब कि झांसा नहीं होगा इस तरीके से, इसमें फर्स्ट और हमारा थर्ड होना चाहिए आंसर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, देख लेते हैं क्या है। क्या देखो ये मेंस में पूछा गया, IBPS PO मेंस में। देखो क्या लिखा है, यू आर हेयर वाई अपॉइंट, मतलब क्या यू आर हेयर वाई अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर, आपको मतलब अपॉइंट किया जाता है। इसको पूरा पढ़ लेते हैं, यू आर हेयर बाई एज अ अपॉइंट, यू आर हेयर बाई अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर विद अ प्रोवेशन पीरियड ऑफ 1 year, योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड कन्फर्मेशन।
ए लाइन इन अ अपॉइंटमेंट लेटर। देखो ये एक लाइन दिया अपॉइंटमेंट लेटर में, क्या बोल रहा है, आपका जो अपॉइंटमेंट है प्रोग्रामर का वो 1 साल का मतलब कि प्रोबेशन पीरियड पर है। और क्या होगा इसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपने 1 साल में काम किया होगा वो रिव्यू की जाएगी। और आप मतलब आपकी जो भी मतलब रिव्यू की जाएगी, उसके बाद क्या होगा आपका फिर कार्यकाल, मतलब कि जो कार्यकाल क्या मतलब कि जो प्रोबेशन पीरियड है उसके बाद आप मतलब कि इसमें सही होते हैं तो आपका फिर मतलब कि आपको नौकरी के लिए पीरियड बढ़ाया जाएगा, कन्फर्मेशन दी जाएगी। तो ये इजी सा अपॉइंटमेंट लेटर में दिया है। तो कि क्यों दिया है, इससे पहले जिसने भी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है क्या सोच के लिखा होगा, क्या पीछे होगी इसकी कोई इस तरीके की लाइन लिख दी आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। देखो पढ़ते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ अ इंडिविजुअल, जो परफॉर्मेंस होती है इंडिविजुअल की जर्नली, जर्नली वर्ड आया, इज नॉट नॉन, वो जानी नहीं जाती एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर। बिल्कुल सही है, तभी तो लिखा है। देखो किसी को आप पहले ना प्रोबेशन पीरियड पे रख रहे हो 1 साल के लिए, फिर उसके बाद आप देखोगे उसका व्यू मतलब कि कार्य को क्या करोगे, रिव्यू करोगे, तो इसलिए तो कर रहे हो क्योंकि जो मतलब कि परफॉर्मेंस होती है आपकी अपॉइंटमेंट मतलब कि टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट में देखी नहीं जा सकती। जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोवेशन पीरियड। देखो बिल्कुल सही है, जब मतलब कि आपका जो प्रोवेशन पीरियड होता है उस पीरियड के दौरान ही तो वो उसकी मतलब कि ग्रोथ और उसके बारे में पता चलता है किस तरीके से काम कर रहा है। तो देखो ये दोनों सही है, तो बहुत ईजी था। ठीक है, इसका देखो हिंदी भी देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। आपको एक प्रोग्रामर के रूप में 1 वर्ष की अब मतलब कि प्रोवेशन अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और आपके प्रदर्शन की पुष्टि की अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी, रिव्यू की जाएगा। एक मतलब कि अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा, नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति के प्रदर्शन पर आमतौर पता नहीं चलता। आमतौर पर एक व्यक्ति जो प्रोबेशन अब पीरियड होता है उनमें अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही है। तो देखो ये दोनों मेरे हिसाब से सही होने चाहिए, इसका आंसर भी ठीक है। देखो इस तरीके से ये आज का मतलब कि हमारी क्लास होती है, इसमें देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हमने करे। ठीक है, और देखो अगर आज इसका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहाँ से ले लेना, ज्वाइन कर लेना। और क्या करना, देखो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो अभी तक हमारे मतलब कि देखो 40 क्वेश्चन हो गए हैं इसके। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, देखो प्रीवियस 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उन 3 क्लासेस को देख लें। ठीक है, और 3 क्लासेस को देख लें, उसके साथ उसका पीडीएफ ना, पीडीएफ को 2-3 बार पढ़ लें और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आए उसको देखें, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो ये क्लास नंबर हमारी 4 थी, अब इसके बाद क्लास नंबर 5 होगी, मतलब जो भी अगली क्लास होगी फिर उसमें देखेंगे और हमारे मतलब कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो देखो आज क्लास को यहीं एंड करेंगे, फिर मैं जो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ उसके मतलब कि जो 5 मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पार्ट नंबर इसके 2 पर मिलता हूँ।